जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में खान सर का जो क्लास नोट है, बायोलॉजी का जो क्लास नोट है, इसको हम लोग कंप्लीट देखने वाले हैं। दोस्तों कंप्लीट रिवीजन आपके बीच होने वाला है। बायोलॉजी क्लास का कंप्लीट रिवीजन खान सर क्लास नोट। तो दोस्तों इसमें टॉपिक वाइज आप लोगों को टॉपिक वाइज मिलेगा और उसके साथ साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोग इस क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि आपके दृष्टि से, पेपर की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। तो दोस्तों आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। कौन है? जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं। कितने शाखाओं में बांटते हैं? दो शाखाओं में बांटते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु हैं। बॉटनी इसके अंतर्गत पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? बॉटनी के अंतर्गत। बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। चलिए दोस्तों हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कोशिका सेल, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से लगभग हर पेपरों में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो है कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किए थे। किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। कैसी कोशिका की खोज किए थे? मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। मृत कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो दोस्तों मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन, दोस्तों ब्राउन नहीं है, रॉबर्ट हुक होना चाहिए। रॉबर्ट हुक ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया, कौन सी पुस्तक है? माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया है। किस पुस्तक में किया है? माइक्रोग्राफिया पुस्तक में अपनी कोशिकाओं का वर्णन किए हैं। कौन किए हैं? रॉबर्ट हुक किए हैं। कौन? रॉबर्ट हुक। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लुवेनहाक ने किया। ठीक, जीवित कोशिका की खोज किसने किया? लुवेनहाक ने किया। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? लुवेनहाक को कहते हैं। स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। स्लाइडन एवं स्वान ने क्या दिए हैं? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन एवं स्वान ने। और कहा कि शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। शरीर जो है कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी इकाई है। आगे देखते हैं दोस्तों।
सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की होती है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा की होती है। सबसे लंबी, अगर लंबी पूछे तो सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो तंत्रिका तंत्र, ब्रेन, जिसे स्नायु कोशिका भी कहते हैं। तो दोस्तों सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की होती है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो ओवम, जिसे अंडाणु कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका मानव में किसकी होती है? अंडाणु की होती है। और मानव में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, शुक्राणु की होती है। मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। दोस्तों तंत्रिका जो कोशिका है, ब्रेन कोशिका है, उसमें किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। दोस्तों यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। अगला नोट है, सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर, जिसे जिगर कहते हैं, यकृत कहते हैं, ठीक। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन किस में होता है? लीवर, यकृत में होता है। यह सबसे क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है। आगे देखते हैं दोस्तों, कोशिका के अंग कौन कौन है? तो इसमें पहले हम लोग देखेंगे जीव द्रव्य। किसके बारे में देखेंगे? जीव द्रव्य। दोस्तों जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने किया है। किसने किया? पुरकिंजे ने जीव द्रव्य की खोज की है। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। हैक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया है। हैक्सले क्या बताए हैं? हैक्सले ने जो जीव द्रव्य है इसे जीवन का भौतिक आधार बताया है। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती है। इसका 80% भाग जल का बना होता है। जीव द्रव्य का 80% भाग किसका बना होता है? जल का बना होता है। यह 2 प्रकार का होता है। जीव द्रव्य भी 2 प्रकार का होता है, एक कोशिका द्रव और एक केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। जो कोशिका द्रव है यह कोशिका को सूखने से क्या करता है? बचाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, यह सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है और केवल पादपों में पाया जाता है। किसमें? पादपों, पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? केवल पादपों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। जो कोशिका भित्ति है यह क्या करता है? तो पेड़ पौधों को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। दोस्तों जीवाणु जो है इसे पादप की संज्ञा दी गई है और इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जो कवक है इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होते हैं। कोशिका झिल्ली, आगे देखते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जो होता है जंतु और पेड़ पौधे दोनों में
पाया जाता है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। कोशिका के अंदर के सभी अवयव किस झिल्ली के अंतर्गत रहते हैं? तो कोशिका झिल्ली के अंतर्गत रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। यह अर्धपारगम्य होता है। कोशिका झिल्ली कैसा होता है? अर्धपारगम्य होता है। कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है और कुछ को नहीं जाने देता है। तो दोस्तों कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली। आगे देखते हैं दोस्तों माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया जिसे सूत्रकणिका कहते हैं, माइटोकांड्रिया के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इसकी खोज, माइटोकांड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया है। कौन किया है? अल्टमैन ने किया। यहाँ ऑक्सी श्वसन होता है। माइटोकांड्रिया में कैसी श्वसन होता है? ऑक्सी श्वसन, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है। माइटोकांड्रिया में कौन सा चक्र चलता है? तो क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस या शक्तिगृह कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ दे कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं या कोशिका का शक्तिगृह किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? माइटोकांड्रिया को कहते हैं। आगे देखते हैं माइटोकांड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। दोस्तों माइटोकांड्रिया का जो आंतरिक दीवार है इसे किस नाम से जानते हैं? क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। आगे है अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसे इंडोप्लाज्मिक रिटिकुलम बोलते हैं, जिसे ER से प्रदर्शित करते हैं। यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं? तो अंतःप्रद्रव्य जालिका को कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? तो अंतःप्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं 2 प्रकार कौन कौन है। पहला स्मूथ ER, दूसरा रफ ER, मतलब चिकनी और खुरदरी। तो चिकनी क्या है? यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। दोस्तों जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका है यह किसका निर्माण करता है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। अगर आपसे पूछ दे खुरदरी जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है यह किसका निर्माण करता है? तो यह राइबोसोम। इस पर क्या होता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका जो खुरदरी भाग होता है इस पर राइबोसोम होता है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। आगे देखते हैं दोस्तों राइबोसोम। राइबोसोम यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग, या पूछ दे कोशिकांग, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? तो कौन होता है? राइबोसोम जो है कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन करता है? राइबोसोम। अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। राइबोसोम भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कौन कौन है? तो एक आपका 70S राइबोसोम, एक 80S राइबोसोम होता है। ठीक, तो पहले हम लोग देखते हैं 70S राइबोसोम। दोस्तों 70S राइबोसोम यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। जो 70S राइबोसोम है यह हल्का होता है और किस कोशिकाओं में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों 80S राइबोसोम।
80S राइबोसोम, यह भारी होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S राइबोसोम पाया जाता है। दोस्तों यस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। आगे देखते हैं दोस्तों गोल्जी बॉडी, जिसे गोल्जी काय के नाम से जानते हैं, गोल्जी बॉडी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। कौन किए थे? गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किए थे। यह पदार्थों का परिवहन करता है। क्या करता है? पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायक है। ठीक, गोल्जी बॉडी जो है या गोल्जी काय जो है यह क्या करता है? पदार्थों का परिवहन करता है और यातायात में क्या है? सहायक है। आगे देखते हैं दोस्तों सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जिसे तारकाय बोलते हैं, सेंट्रोसोम यह कोशिका विभाजन करता है। सेंट्रोसोम का कार्य क्या है? तो कोशिका विभाजन। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। जो सेंट्रोसोम होता है यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। जो सेंट्रोसोम है, जो तारकाय है, यह केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। जो पादप पेड़ पौधे हैं उनमें जो कोशिकाओं में विभाजन होता है किसके द्वारा होता है? सेल प्लेट के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी ने किया था। कौन किए थे? बोवेरी। जो सेंट्रोसोम तारकाय की खोज किसने किया था? तो बोवेरी ने किए थे। आगे देखते हैं दोस्तों लाइसोसोम, लाइसोसोम यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। लाइसोसोम क्या करता है? कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? पाचन का कार्य कौन करता है? तो लाइसोसोम करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। किसके अंतर्गत? किस कोशिकांग के अंतर्गत? तो लाइसोसोम के अंतर्गत क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। दोस्तों जो लाइसोसोम होता है, अगर कोशिका के अंदर कोशिका का कोई भी अंग जो है काम नहीं करता है तो उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली या एटम बम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बम। अगर पूछ दे आपसे कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था, तो लाइसोसोम की जो खोज है डी डुबे ने किए थे। कौन? डी डुबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज किया गया। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। दोस्तों आरबीसी रेड ब्लड जो सेल्स है इसके अंतर्गत लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन मतलब प्लीहा या तिल्ली बोलते हैं, स्प्लीन में पाया जाता है, जिस कारण स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। कब्र, आरबीसी का कब्र या कब्रिस्तान कहते हैं। किसे कहते हैं? तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? स्प्लीन, प्लिया या तिल्ली को कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों केंद्रक, न्यूक्लियस। दोस्तों हम लोग केंद्रक के बारे में जानेंगे। तो केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। कौन? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की गई थी। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। क्यों कहते हैं?
क्योंकि यह कोशिका को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसलिए कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों जो आपका केंद्रक होता है उसमें 80% क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। आगे देखते हैं रसधानी। रसधानी यह जल को संचित करके रखता है। जो रसधानी होता है यह जल को क्या करता है, संचित करता है। यह जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादपों में बहुत बड़ा होता है। आगे देखते हैं दोस्तों लवक। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है लवक। लवक प्लास्टाइड लवक यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। अगर दोस्तों पूछ दे सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, मतलब पादपों पेड़ पौधे का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो लवक है। कौन, लवक। यह केवल पादपों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, लवक जो है केवल पादपों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार कौन कौन है, आइए देखते हैं। लवक, लवक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन, क्लोरोप्लास्ट जिसे हरित लवक कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जिसे अवर्णित लवक बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट जिसे वर्णित लवक बोलते हैं। तो लवक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। यह भोजन का निर्माण करता है। जो हरित लवक होता है किसका निर्माण करता है, भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। दोस्तों जो क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक होता है, यह पत्ती और तना में पाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों अवर्णित लवक, ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णित लवक। यह भोजन का संग्रह करता है। दोस्तों भोजन का संग्रह कौन करता है, तो अवर्णित लवक। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। जल तथा फल में पाए जाने वाला लवक कौन सा है, अवर्णित लवक, ल्यूकोप्लास्ट। आगे देखते हैं दोस्तों वर्णित लवक। कौन सा लवक, वर्णित लवक। यह रंग प्रदान करता है। रंग प्रदान करने वाला लवक कौन सा है, तो वर्णित लवक। जैसे टमाटर मिर्च का रंग किसके कारण होता है, लाइकोपेज के कारण। लाइकोपेज के कारण टमाटर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। गाजर का रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर का रंग किसके कारण होता है, बीटानोन के कारण होता है। अब फलों का पीला रंग किसके कारण होता है, तो जेंथोफिल के कारण होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जंतु और सेल मतलब पादप, प्लांट सेल मतलब एनिमल सेल, जंतु और पादप के बारे में ये बताया गया है कि कौन सा कोशिकांग किस में है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगर आपसे पूछ दे कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो कोशिका जो है दोस्तों 2 प्रकार की होती है। कौन कौन, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये अविकसित होता है और जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है यह विकसित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका जो है पादप और जंतु में होता है, दोनों में होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर आगे देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहा जाता है। प्रारंभिक कोशिका किसे कहा जाता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम पाया जाता है तथा शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक जो है इसमें राइबोसोम, कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका, ये पूरी तरह से विकसित होती है। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम क्या होता है, पाए जाते हैं। 70S राइबोसोम पाया जाता है। आगे दोस्तों
पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है। कैसा होता है? चौकोर होता है। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। कौन होता है? प्लास्टिड होता है, जिसे लवक कहते हैं। इनका वैक्यूलेल्स मतलब रसधानी बड़ा होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिकाएं गोल होती है। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। जो जंतु कोशिकाएं होती है किस प्रकार की होती है? गोल होती है। इसके अंतर्गत सबसे बड़ा अंग क्या होता है? तो केंद्रक होता है। आगे देखते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, आप लोग इसका जवाब देंगे। तो बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन दिया है लाइसोसोम, ER मतलब अंतःप्रतव जालिका, क्लोरोफिल, माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या नहीं पाया जाता है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। आगे दोस्तों हम लोग जानेंगे गुणसूत्र क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम गुणसूत्र, मानव में यह 23 जोड़ा पाया जाता है। 23 जोड़ा। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े। और कितनी होती है? तो 46। कितने टोटल? 46। इसे 23 जोड़े कह सकते हैं। इसकी खोज वाल्डेयर ने किया था। तो गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? वाल्डेयर ने किया था। इसके ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमर। तो गुणसूत्र का जो ऊपरी भाग है इसे सैटेलाइट कहते हैं। जो मध्य का भाग है इसे सेंट्रोमर कहते हैं। और जो निचला भाग होता है इसे टेलोमर कहते हैं। क्या बोलते हैं? टेलोमर कहते हैं। इसके बीच में धागे के समान संरचना पाई जाती है। धागे के समान संरचना पाई जाती है, जिसे अरान कहते हैं। क्या कहते हैं? अरान कहते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं गुणसूत्र का कुछ यहाँ पिक्चर दिया गया है। दोस्तों आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछ दें कि क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, जो क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र होता है, ये कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। केंद्रक के अंदर पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर DNA होता है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? DNA पाया जाता है। DNA के अंदर जीन पाया जाता है। DNA के अंदर जीन पाया जाता है। दोस्तों अगर पूछ दे तो केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? तो क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किसके अंदर पाया जाता है? केंद्रक के अंदर पाया जाता है। और DNA किसके अंदर पाया जाता है? क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। और जीन किसके अंदर पाया जाता है? तो DNA के अंदर पाया जाता है। जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं। जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं। अतः जीन को ही आनुवंशिकता के आधार है। अतः जीन ही क्या है? आनुवंशिकता का आधार है। जीन न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जीन किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जीन की खोज जोहानसेन ने किया था। कौन? जोहानसेन ने किया था। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर दिया है कुछ जीवों के क्रोमोसोम। दोस्तों कुछ जीव हैं जिसमें कितने क्रोमोसोम पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, जीवाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और मच्छर में कितना होता है? 6। घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 12। मटर में 14, प्याज में 16, नींबू में 18। छोटा नींबू रहेगा 18 और बड़ा नींबू रहेगा तो 36। जो मक्का में 20, टमाटर में 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मेढक में पूछे तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या 38 होती है। चूहा में 40, खरगोश में 44, मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है।
आलू में 48 होती है। चिंपांजी में कितना होता है, तो 48 होता है। तंबाकू में 48 होता है। आगे देखते हैं, घोड़ा में गुरुसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 64 होती है। कुत्ता में 78 होती है। कबूतर में 80 होती है। और टेरिडोफाइट्स है, इसमें गुरुसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 1600। सबसे अधिक गुरुसूत्रों की संख्या किस में होती है, किस जीव में, तो टेरिडोफाइट में होती है। कितना होती है, 1600 गुरुसूत्र होते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, केंद्रक अम्ल। दोस्तों केंद्रक अम्ल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो केंद्रक अम्ल न्यूक्लिक एसिड, यह 2 प्रकार का होता है। केंद्रक अम्ल कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, डीएनए और आरएनए। पहला देखते हैं हम दोस्तों डीएनए पहला देखते हैं दोस्तों डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। यह कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। दोस्तों जो डीएनए होता है ये किस में पाया जाता है, डीएनए तो केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। दोस्तों कैसे याद रखेंगे कि डीएनए किस कोशिकांग में पाया जाता है, तो दोस्तों इसके लिए सिर्फ आपको महक क्या याद रखना है, महक। म से हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ह से हो गया हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और क से आपका हो गया केंद्रक। तो महक आप लोग याद रखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कोशिका के अंदर किस कोशिकांग में केंद्रक डीएनए पाया जाता है। तो किस में डीएनए पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए किसका बहुलक होता है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है। डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, फास्फोरस तत्व पाया जाता है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों डीएनए ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसके कितने भाग है, तो 2 भाग है, न्यूक्लियोटाइड और फास्फेट। क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड और फास्फेट। न्यूक्लियोटाइड ये शुगर होता है और नाइट्रोजन बेस्ड होता है। शुगर में आपको राइबोज मिलेगा और डीऑक्सी राइबोज मिलेगा, और नाइट्रोजन जो बेस होता है इसमें प्यूरिन और पिरीमिड मिलेगा, पिरीमिडीन। ठीक, प्यूरिन जो होता है इसके 2 भाग होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरीमिडीन जो होता है इसके भी 2 भाग होते हैं, कौन, साइटोकाइनिन और थाइमिन। आगे देखते हैं दोस्तों, डीएनए का पहला अवलोकन कार्लसबर्ग ने किया। डीएनए का पहला अवलोकन किसने किया, कार्लसबर्ग ने किया। डीएनए को प्रयोगशाला में हरगोबिंद खुराना ने देखा। प्रयोगशाला में डीएनए को किसने देखा था, हरगोबिंद खुराना ने देखे थे। डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है, जिसकी मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने किया था। डीएनए की संरचना कैसा होता है, तो डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल हेलिक्स मॉडल जिसे कहते हैं। ये मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। इसी कारण इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, एडेनिन तथा थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जो एडेनिन हो गया और थाइमिन हो गया, इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ग्वानिन तथा साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जो ग्वानिन हो गया और साइटोसिन हो गया, इसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर दिया है एडेनिन
और थायमिन में डबल हाइड्रोजन बांड है, और ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बांड है। आगे देखते हैं दोस्तों, आनुवांशिक गुण का वाहक डीएनए होता है। दोस्तों आनुवांशिक गुण का वाहक कौन होता है? डीएनए होता है। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को एनोटेशन कहते हैं। दोस्तों डीएनए जो अनुक्रम है उसमें जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोटेशन कहते हैं। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहते हैं। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए में नाइट्रोजन बेस थायमिन होता है। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। इसका उपयोग आपराधिक मामलों में गुत्थियां सुलझाने के लिए किया जाता है। इस तकनीक से व्यक्ति के जैविक अंश जैसे रक्त, बाल, लार, नाखून तथा कोशिका स्रोतों के द्वारा उसके डीएनए की पहचान की जाती है। किसके द्वारा? रक्त के द्वारा, बाल के द्वारा, लार के द्वारा, नाखून के द्वारा क्या किया जाता है? डीएनए की पहचान की जाती है। आइए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड होती है। इसकी संरचना कैसी होती है? सिंगल स्टैंडर्ड होती है। इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। कौन सा शुगर पाया जाता है? राइबोज शुगर पाया जाता है। इसके नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोनिन होती है, किंतु थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। थायमिन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। जो आरएनए होता है यह प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है? सहायता करता है। यह 3 प्रकार का होता है। आरएनए कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? आइए जानते हैं। पहला है mRNA, दूसरा है tRNA और तीसरा है rRNA। आइए दोस्तों एक एक के बारे में जानते हैं। तो पहला है mRNA मैसेंजर RNA। एमिनो एसिड यह आवश्यक की पहचान करता है। एमिनो एसिड यह आवश्यक की पहचान करता है तथा उन्हें एक क्रम में सजाता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक mRNA का निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक mRNA का क्या होता है? निर्माण होता है। आगे देखते हैं। दूसरा है ट्रांसफर आरएनए, tRNA, जिसे ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। यह एमिनो एसिड का परिवहन कर राइबोसोम तक लाता है। ये क्या करता है? जो ट्रांसफर आरएनए है यह एमिनो एसिड का परिवहन कर राइबोसोम तक लाता है। तीसरा है राइबोसोम आरएनए, राइबोसोम आरएनए। यह प्रोटीन निर्माण करता है। प्रोटीन निर्माण करता है। दोस्तों प्रोटीन निर्माण करता है कौन? आरएनए। ठीक, 10 + 10 = 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। दोस्तों 20 एमिनो एसिड मिलकर कितने? एक प्रोटीन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से पुनः डीएनए बना लेना
रिवर्स क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आरएनए से प्रोटीन बनाना, आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। प्रोटीन निर्माण की अंतिम अवस्था ट्रांसला कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रांसला कहलाती है। डीएनए से डीएनए बना लेना रिप्लिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिप्लिकेशन कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि डीएनए से पुनः डीएनए बनाना क्या कहलाता है? रिप्लिकेशन कहलाता है। और डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन के बारे में जानते हैं। एक कोशिका का टूटकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। दोस्तों एक कोशिका जो होता है वह टूटकर दो या अधिक कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है तो इसे क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मदर सेल कहते हैं। तथा विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं। दोस्तों जो कोशिका विभाजन, जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं? मदर सेल कहते हैं। और तथा विभाजन के बाद जो नई कोशिका बनती है उसे क्या कहते हैं? डॉटर सेल कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है। दोस्तों जंतुओं में जो कोशिका विभाजन होता है किसके द्वारा होता है? सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। और पादपों, पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है? सेल प्लेट के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सेल प्लेट के द्वारा होता है। दोस्तों कोशिका जो विभाजन होता है ये भी 3 प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। पहला असूत्री विभाजन, दूसरा समसूत्री विभाजन, तीसरा अर्धसूत्री विभाजन। एमिटोसिस, मिटोसिस और मियोसिस। आइए दोस्तों पहला देखते हैं असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन, इसमें कोशिका 2 भागों में टूटती है। असूत्री विभाजन में जो कोशिका होता है यह कितने भागों में टूट जाता है? 2 भागों में टूटती है। यह विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव तथा प्रोकैरियोटिक में होता है। इसमें सबसे आसान विभाजन होता है। दोस्तों जो असूत्री विभाजन होता है यह जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, सूक्ष्मजीव हो गए तथा प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होता है उसमें होता है। और यह सबसे आसान विभाजन होता है। कौन सा विभाजन? असूत्री विभाजन। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है। दोस्तों इसमें क्या होता है? मदर सेल का आकार क्या होता है? बड़ा होने लगता है। उसके आगे चलकर वह बीच में धंस जाता है और 2 भागों में विभाजित हो जाता है। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं इस चित्र में, ये मदर सेल पेरेंट सेल है। इसका देखिए धीरे धीरे क्या है? यहाँ धंस रहा है, फिर आगे इस तरह धंसा, फिर आगे जाकर 2 भागों में क्या हो गया है? विभाजित हो गया है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं समसूत्री विभाजन। दूसरा विभाजन कौन सा है? समसूत्री विभाजन, मिटोसिस। ठीक, यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। किस कोशिका में होता है? कायिक कोशिका में होता है, सोमेटिक सेल में होता है। दोस्तों जो समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन ये कायिक कोशिका में होता है। 99% किस में होता है? कायिक कोशिका में होता है। जनन कोशिका को छोड़कर पूरा शरीर कायिक कोशिका का बना होता है। जनन कोशिका को छोड़कर पूरा शरीर जो होता है किस कोशिका का बना होता है? कायिक कोशिका का बना होता है। इसमें एक मदर सेल टूटकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करती है। दोस्तों इसमें क्या होता है?
एक मदर सेल टूटता है और टूटकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करती है। आगे देखते हैं दोस्तों, दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान संख्या में रहते हैं। कितने? समान संख्या में रहते हैं, अतः इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसकी 5 अवस्थाएं होती है। जो समसूत्री विभाजन होता है इसकी कितनी अवस्थाएं होती है? 5 अवस्थाएं होती है। आइए देखते हैं दोस्तों 5 अवस्थाएं कौन कौन है। पहला है इंटरफेज। यह सबसे बड़ी अवस्था है। इसमें डीएनए का निर्माण होता है तथा क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। किसमें? इंटरफेज में। दूसरा देखते हैं दोस्तों प्रोफेज। कौन सा है? प्रोफेज। इसमें स्प्लिंडर फाइबर, जिसे तुर्क धागा कहते हैं, का निर्माण प्रारंभ होता है तथा केंद्रक का विभाजन हो जाता है। तीसरा है मेटाफेज। इसमें स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। अध्ययन की सुविधा के अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सा है? तीसरा, मेटाफेज। आगे देखते हैं दोस्तों चौथा जो अवस्था है इसे एनाफेज। कौन सा अवस्था है? एनाफेज। यह सबसे छोटी अवस्था है। इसमें क्रोमोसोम तथा कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ठीक, इसमें जो होता है क्रोमोसोम तथा कोशिका के अंग जो होते हैं ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। पांचवा है टेलोफेज। यह सबसे अंतिम अवस्था है। इसमें विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है और कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं और स्प्लेंडर फाइबर गायब हो जाता है। कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की भरपाई कौन करता है? समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। दोस्तों कोशिका में जो निरंतर टूट फूट होता है तो उसकी भरपाई कौन सा विभाजन करता है? समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। छिपकली तथा चूहा का पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल आता है। दोस्तों अगर छिपकली और चूहा है उसका पूंछ जो है समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल आता है। तीसरा विभाजन है अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। यह विभाजन केवल जनन कोशिका जैसे स्पर्म और ओवम में होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। इसमें एक मातृ कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं में बट जाती है। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। इसका प्रोफेज अवस्था की घटना होती है। इनका प्रोफेज अवस्था की घटना होती है। इनका प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ा होता है। इनका प्रोफेज अवस्था जो है सबसे बड़ा होता है। लिंग निर्धारण। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं मेल, जो मेल होता है इससे 44 जो होता है आउटोसोम और यहाँ से मेल से 2 जो होता है एलोसोम होता है और फीमेल से देख सकते हैं यहाँ से 44 आउटोसोम और फीमेल का 2 एलोसोम। दोस्तों ये आउटोसोम मेल का जो आउटोसोम होता है और फीमेल का जो आउटोसोम होता है यहाँ से 22 गुणसूत्र मिलते हैं तो 44 गुणसूत्र बच्चे में आता है। और दोस्तों एलोसोम और जो मेल का एलोसोम होता है और जो फीमेल का एलोसोम होता है यहाँ से एक गुणसूत्र आकर 2 गुणसूत्र होते हैं जिससे बच्चे में 2 गुणसूत्र और हो जाते हैं। टोटल मिलकर कितने हो जाते हैं? 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ कह दिया है अगर XX अगर माता का X गुणसूत्र और पिता का X गुणसूत्र मिले तो क्या होगा? बच्ची पैदा होगी। अगर माता का X और पिता का Y गुणसूत्र मिले तो बच्चा मतलब बॉय पैदा होगा। कलर ब्लाइंडनेस में X क्रोमोसोम प्रभावित होता है। कौन सा क्रोमोसोम प्रभावित होता है? X क्रोमोसोम प्रभावित होता है। आइए दोस्तों सिंड्रोम। क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। इसके कारण शरीर में असामान्य लक्षण उभर आते हैं। आइए दोस्तों पहला देखते हैं टर्नर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम।
इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। यह केवल स्त्रियों में पाई जाती है, यह केवल स्त्रियों में पाई जाती है। इसमें स्त्रियों का शरीर अविकसित होता है तथा उनमें बाझपन देखा जाता है। दोस्तों एक गुणसूत्र क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक इसमें होता है टर्नर सिंड्रोम, केवल स्त्रियों में पाए जाते हैं, जिससे बाझपन देखा जाता है। दूसरा है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा है, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। यह केवल पुरुषों में पाए जाते हैं। इसमें पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। दोस्तों पुरुषों में क्या होता है, अगर एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है तो क्या होता है, पुरुषों में नपुंसक के लक्षण देखे जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों डाउन सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। यह मेल तथा फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें शरीर बेडोल हो जाता है, जीभ ओठ मोटा हो जाता है, मनुष्य मंद बुद्धि का हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मंगोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, मंगोलाइड कहते हैं। अगला दोस्तों है पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा है, पटाऊ सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। यह मेल तथा फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है और उसके ऊपर का ओठ कटा होता है। दोस्तों यहाँ एक नोट दिया है, नोट को देखते हैं। तो वायरस जो विषाणु होता है इसमें कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न देखेंगे इस चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। जीवों की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो दोस्तों क्या है, कोशिका। क्या है, कोशिका। अगला क्वेश्चन है कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। किसे, रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सभी जीव खाली स्थान के बने होते हैं। सभी जीव किसके बने होते हैं, तो कोशिका के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कोशिका के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज किसने की, तो कौन किए, रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज किए थे। वो भी किस प्रकार की कोशिका की खोज किए थे, मृत कोशिका की खोज किए थे। अगर जीवित कोशिका की खोज पूछे तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो कौन किया था, लुवेन हॉक के द्वारा किया गया। अगर रॉबर्ट हुक के कोशिका की खोज कब की, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की, तो कब की, 1665 ईस्वी में। कब, 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले किसमें देखा। तो दोस्तों रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले किसमें देखा, तो कार्क में देखा। किसमें, कार्क में। कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है। कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है। तो दोस्तों कोशिका जो है एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है, जिसका अर्थ छोटा कमरा होता है। क्या होता है, छोटा कमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे, तो कौन थे, रॉबर्ट हुक। कौन है, रॉबर्ट हुक। एक जीवित कोशिका की खोज किसने की। एक जीवित कोशिका की खोज किसने की, कौन किया, लुवेन हॉक के द्वारा जीवित कोशिका की खोज किया गया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया। अगला क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों कोशिका सिद्धांत कौन दिए थे, वाटसन एवं क्रिक के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया। नेक्स्ट कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की। दोस्तों कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने किया, पुरकुंजे के द्वारा किया गया।
किसने कहा कि कोशिका विभाजन होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है? यह किसने कहा था? तो दोस्तों किसने कहा था? तो ये कहे थे रुडोल्फ विर्चो। कौन? रुडोल्फ विर्चो के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा? ओमनिस सेलुला इस सेलुला किसने कहा? तो किसने कहा था? रुडोल्फ विर्चो ने। कौन? रुडोल्फ विर्चो ने। जंतु कोशिका की वाय आवरण है। जंतु कोशिका की वाय आवरण किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली की होती है। कोशिका झिल्ली की। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका की वाय आवरण है। पादप कोशिका की वाय आवरण किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति की बनी होती है। कोशिका भित्ति की। पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। कौन सी कोशिकांग है जो पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है? क्या है? तो यह है आपका कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति। दोस्तों जो कोशिका भित्ति होता है यह पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है। तो जीव द्रव्य में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। तो दोस्तों क्या उपस्थित होता है इनमें से क्या उपस्थित होता है? राइबोसोम। क्या उपस्थित होता है? राइबोसोम उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसको छोड़कर? किसको छोड़कर सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो दोस्तों किसको छोड़कर पाई जाती है? तो ये आए माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें आनुवांशिक पदार्थ नग्न है? ठीक, निम्न में से किसमें आनुवांशिक पदार्थ नग्न है? तो किसमें? जीवाणु कोशिका में। किसमें? जीवाणु कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है? ऑप्शन डी, अमीबा। कौन? अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? प्रोटिस्टा में, पादप में, जंतुओं में। दोस्तों तीनों में पाई जाती है। इनमें से सभी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। दोस्तों इनमें से कौन सा कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों कोशिका भित्ति ये भी पादप कोशिका में पाया जाता है। हरित लवक पादप कोशिका में पाया जाता है। प्लास्टिड ये भी पादप कोशिका में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ये सभी कोशिकांग है जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। दोस्तों इनमें से कौन सा कोशिकांग है जो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो कौन सा है? प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है ये पादप कोशिका में उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। तो कोशिका भित्ति किसमें अनुपस्थित है? तो जंतु में। जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है।
जंतु में क्या कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा? कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा? तो कौन देखा? रॉबर्ट हुक। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक कोशिका भित्ति को सबसे पहले देखा था। अगला क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? जो शैवालों की कोशिका भित्ति होती है वह किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। किससे? सेलुलोज से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप के कोशिका भित्ति में पाई जाती है। पादप जो पेड़ पौधे हैं उसके कोशिका भित्ति में पाई जाती है। तो क्या पाई जाती है? ये आपका सेलुलोज भी पाया जाता है, हेमी सेलुलोज भी पाया जाता है, पेक्टिन भी पाया जाता है, मतलब इसमें से सभी। ठीक, पादप के कोशिका भित्ति में पाई जाती है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य के संदर्भ में गलत चुने। दोस्तों इसमें से कौन सा गलत है, इसको आप लोगों को चुनना है। तो इसमें कौन सा गलत है? तो लिग्निन ये मजबूती, क्यूटिन जल ह्रास से बचाना, सुबेरिन जल संवहन और इनमें से सभी। तो बताइए दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब गलत कौन सा है? तो ऑप्शन डी सुबेरिन जो है जल संवहन नहीं है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है। कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है? निम्न में से कौन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है। तो दोस्तों कौन सा पारगम्य झिल्ली है? तो ऑप्शन ए कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आ जाते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा पदार्थ जो होते हैं कोशिका झिल्ली के आर पार आ जाते हैं? तो किसके द्वारा? विसरण और परासरण दोनों के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अणु की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से हो तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों जल के अणु की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से हो तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो बताइए दोस्तों क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी परासरण। क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल किससे देख सकते हैं? प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल किससे देख सकते हैं? तो दोस्तों किससे देख सकते हैं? तो आप किससे देख सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। किससे? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है? जो जीव द्रव्य है वह किसका सम्मिलित रूप है? तो किसका सम्मिलित रूप है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक का। कोशिका द्रव्य और केंद्रक का क्या है? सम्मिलित रूप है जीव द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, माइटोकांड्रिया की खोज किसने की? माइटोकांड्रिया की खोज किसने की? दोस्तों माइटोकांड्रिया की जो खोज किया था कौन किया था? तो माइटोकांड्रिया की खोज कोलिकर किया था। कौन? कोलिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकांड्रिया नाम किसने दिया? अगर नाम पूछ दे माइटोकांड्रिया नाम किसने दिया तो वेंडा दिया। कौन? वेंडा के द्वारा माइटोकांड्रिया का नाम दिया गया और खोज किया कौन किया था? कोलिकर ने किया था। कौन? कोलिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ होती है? कहाँ पर होती है? क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ पर होती है? तो दोस्तों कहाँ होती है? माइटोकांड्रिया। कहाँ पर? माइटोकांड्रिया में होती है। निम्न अभिक्रिया में होती है। दोस्तों
पायरुवेट, रिएक्शन जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा एटीपी के रूप में क्या होता है, मुक्त होती है। तो किसमें ये घटना होती है, तो ये घटना जो है ये अभिक्रिया माइटोकांड्रिया में होता है। किसमें होता है, माइटोकांड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है। कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है दोस्तों, किसे कहते हैं, माइटोकांड्रिया को कहते हैं। किसे कहते हैं, माइटोकांड्रिया को कहते हैं। निम्न में से किसमें कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। दोस्तों कौन सा कोशिकांग है जिसमें कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, तो किसमें होती है, लाइसोसोम में। किसमें, लाइसोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज किसने की। दोस्तों लाइसोसोम की खोज किसने की, कौन, डी डुबे। डी डुबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई। लाइसोसोम को भी कहा जाता है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, तो लाइसोसोम को जो है ये पाचक थैली और आत्महत्या की थैली दोनों, तो ऑप्शन डी पाचक थैली और आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रंगहीन लवक है। दोस्तों निम्न में से कौन रंगहीन लवक है, तो कौन सा रंगहीन लवक है, तो आपका ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्ट। क्या है, ल्यूकोप्लास्ट जो है रंगहीन लवक है। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। दोस्तों कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, तो बताइए दोस्तों किसे कहते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है। पत्तियों का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड के द्वारा पत्तियों का रंग कैसा होता है, पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परहरित में धातु उपस्थित होता है। परहरित में कौन सी धातु उपस्थित होता है, तो कौन सी धातु, मैग्नीशियम। कौन, मैग्नीशियम धातु जो है परहरित में उपस्थित होता है। अगला है, निम्न में से अगला है, किसमें चार्ट अगला क्वेश्चन है, किसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसी पदार्थ संचित होती है, तो किसमें संचित होती है, तो ल्यूकोप्लास्ट में। किसमें, ल्यूकोप्लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम के संदर्भ में कौन असत्य है। दोस्तों असत्य पूछा है कि राइबोसोम के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन क्या है, असत्य है। पहला ऑप्शन है, इसकी खोज पायलट ने की, ये तो सही है। यह प्रोटीन और आरएनए से बना होता है, ये भी सही है। यह केंद्रिका में बनता है, ये भी सही है। इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है। दोस्तों ये आपका गलत है, ठीक, इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो गलत पूछा है, तो कौन सा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम को भी कहा जाता है। राइबोसोम को और किस नाम से भी जानते हैं, तो राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। कोशिकांग के अंदर कोशिकांग ये भी कहा जाता है, और पैलाडे कण भी कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन डी, इनमें से सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है दोस्तों, निम्न में से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाएं
पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, कौन सी है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, तो कौन सा है, तो राइबोसोम। राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है। तो दोस्तों कोशिका में जो प्रोटीन का निर्माण है ये राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःप्रद्रव्य जालिका अनुपस्थित है। अंतःप्रद्रव्य जालिका अनुपस्थित है, किसमें अनुपस्थित है, तो लाल रक्त कोशिका, किसमें, लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका में, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के साथ लगे होते हैं। तो क्या लगा होता है दोस्तों, खुरदरी जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है उसके साथ क्या लगा होता है, तो राइबोसोम लगा होता है। क्या लगा होता है, राइबोसोम लगा होता है। अगर दोस्तों पूछ दे, अगला क्वेश्चन है, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की। जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है इसकी खोज किसने किया था, तो पोर्टर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉल्जी उपकरण की खोज किसने की। जो गॉल्जी उपकरण है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया, तो कैमिलो गॉल्जी के द्वारा, किसके द्वारा, कैमिलो गॉल्जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईआर में संश्लेषित पदार्थ में पैक लिए जाते हैं, पैक लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आपका डी, गॉल्जी उपकरण। क्या होगा, गॉल्जी उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है। तो दोस्तों लाइसोसोम का निर्माण जो है गॉल्जी उपकरण के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, गॉल्जी उपकरण के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा है गॉल्जी उपकरण का कार्य नहीं है, इसमें कौन सा कार्य जो है गॉल्जी उपकरण का नहीं है। तो कौन सा कार्य नहीं है, जटिल शक्कर का निर्माण करना, ये तो सही है। लाइसोसोम का निर्माण करना, ये भी सही है। कोशिका भित्ति और झिल्ली के निर्माण में भाग लेना, ये भी तो सही है। अगला राइबोसोम का निर्माण करना, दोस्तों राइबोसोम का निर्माण करना ये क्या है, गलत है। राइबोसोम का निर्माण करना ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। दोस्तों पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, तो दोस्तों कौन सा होता है, तो लवक होता है। क्या होता है, लवक। लवक जो होता है पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग होता है। तो सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है, राइबोसोम। कौन, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है। जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, केंद्रक। निम्न में से कौन स्तनधारी के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है। लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो कौन अनुपस्थित होता है, तो राइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, ये सभी क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, सभी अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पादपों में गोल्गी उपकरण है। निम्न में से कौन पादपों में गोल्गी उपकरण है। तो कौन सा गोल्गी उपकरण है, तो ये आपका डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम जो है एक गोल्गी उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोनोप्लास्ट किसके चारों ओर एक झिल्ली है। टोनोप्लास्ट किसके चारों ओर एक झिल्ली है। तो किसके चारों ओर, रसधानी के चारों ओर एक झिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल
जंतु कोशिका में पाई जाती है। तो जंतु कोशिका में पाई जाती है कौन सा? ये आपका तारकाय। कौन? तारकाय। सेंट्रोसोम की खोज किसने की? सेंट्रोसोम की खोज किसने की? कौन? वेंडेड। कौन? वेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है? किसमें सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है? तो किसमें होता है? ऊर्जा उत्पादन में। किसमें? ऊर्जा उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें रसधानियाँ बहुत बड़ी होती है? किसमें रसधानियाँ बहुत बड़ी होती है? तो किसमें? पादप कोशिका में। किसमें? पादप कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को कहा जाता है। गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण को क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक रसधानी का कार्य नहीं है? निम्न में से कौन एक रसधानी का कार्य नहीं है? दोस्तों यह नहीं पूछा है, तो कौन सा नहीं है? आइए देखते हैं। पादप कोशिका में यह दृढ़ता प्रदान करता है, ये तो सही है। यह प्रोटीन, शुगर, अम्ल इत्यादि को स्टोर करता है, ये भी सही है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। दोस्तों ये गलत है, तो ऑप्शन सी। ठीक, यह माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है। यहाँ पूछा है नहीं, तो यहाँ करता है निर्माण करता है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। किसे? केंद्रक को कहते हैं। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? तो कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन किया था। निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव है? निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव है? तो किसमें? माइटोकॉन्ड्रियम। किसमें? माइटोकॉन्ड्रियम। माइटोकॉन्ड्रियम तो पाया जाता है दोस्तों। माइकोप्लाज्मा। किसमें? माइकोप्लाज्मा में क्या है? क्या होता है? केंद्रक का अभाव पाया जाता है। माइटोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा। निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव है? वास्तविक केंद्रक का अभाव है, तो किसमें अभाव है? माइकोप्लाज्मा। किसमें? माइकोप्लाज्मा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक द्रव्य में महीन धागे की जाल जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन बराबर क्या होता है? डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन मिला दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों? तो क्या बनता है? तो ये आपका इसमें डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन जो होगा, इसमें न्यूक्लियोसोम बराबर न्यूक्लियोसोम भी होगा, गुणसूत्र भी होगा, क्रोमैटिन होगा। डी, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन में संगठित हो जाते हैं। तो क्या संगठित हो जाते हैं? कोशिका जब विभाजन होता है तो उस समय क्रोमैटिन में क्या संगठित हो जाते हैं? तो क्या संगठित हो जाते हैं? गुणसूत्र। क्या? गुणसूत्र। गुणसूत्र की खोज किसने की? दोस्तों गुणसूत्र की खोज कौन किया था? वाल्डेयर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणु के कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं होती है। तो किसके अणु के
कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं होती है। तो किसमें होती है? डीएनए में। किसमें? डीएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आनुवांशिकी का वाहक कहा जाता है? निम्न में से किसे आनुवांशिकी का वाहक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जीन को कहा जाता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको आनुवांशिक पदार्थ और आनुवांशिक इकाई कहते हैं? दोस्तों यहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं और आनुवांशिक इकाई किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो डीएनए है इसे आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं और जो जीन है इसे आनुवांशिक इकाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक गुणसूत्र का भाग नहीं है? दोस्तों नहीं पूछा है, निम्न में से कौन सा एक गुणसूत्र का भाग नहीं है? तो गुणसूत्र का भाग कौन सा नहीं है? तो सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जो है गुणसूत्र का भाग नहीं है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र में क्रोमैटिड जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर कहते हैं। साइटोकाइनेसिस का अर्थ है, साइटोकाइनेसिस का अर्थ क्या है? तो दोस्तों कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। तो साइटोकाइनेसिस का अर्थ क्या है? कोशिका द्रव्य का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैरियोकाइनेसिस का अर्थ क्या है? कैरियोकाइनेसिस का अर्थ क्या है? तो इसका केंद्रक का विभाजन। क्या होगा? केंद्रक का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिका का निर्माण करते हैं? तो किसमें? तो दोस्तों इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें एक कोशिका विभाजित होकर चार संतति कोशिका का निर्माण करते हैं? तो किसमें दोस्तों? अर्धसूत्री विभाजन में। किसमें? अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका विभाजित होता है तो चार कोशिकाओं में क्या होता है? बढ़ जाता है, चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किसमें बनाने वाले कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिका समसूत्री विभाजन करते हैं? मतलब किसको छोड़कर पूछ रहा है, तो किसको छोड़कर? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ये शुक्राणु और अंडाणु दोनों। ठीक, शुक्राणु और अंडाणु दोनों को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिका समसूत्री विभाजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n है, समसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी। दोस्तों यहाँ कह रहा है कि गुणसूत्र की संख्या क्या है? गुणसूत्र की संख्या 2n है। तो समसूत्री विभाजन के बाद जो गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये आपका गुणसूत्रों की संख्या जो है ये 2n ही रह जाएगी। क्या? 2n, ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानवों के लिए किसमें 46 गुणसूत्र होते हैं? मानवों के लिए किसमें 46 गुणसूत्र होते हैं? तो किसमें होते हैं? शुक्राणु, अंडाणु, युग्मजन, इनमें से कोई नहीं। किसमें? युग्मजन में 46 गुणसूत्र
होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है। दोस्तों नहीं पूछा है कि निम्न से समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है, तो कौन सा चरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा नहीं होगा, प्रोफेज ये तो होगा, मेटाफेज ये भी होगा, एनाफेज ये भी होगा, तो इसका कौन सा नहीं होगा, डिप्लोटीन ऑप्शन डी ये नहीं होगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री कोशिका विभाजन का अंतिम चरण है, तो निम्न में से कौन सा समसूत्री कोशिका का अंतिम चरण है, तो कौन सा अंतिम चरण है, तो ऑप्शन हो जाएगा प्रोफेज, ये तो अंतिम चरण आपका टेलोफेज है। कौन सा, टेलोफेज, कौन, टेलोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं, तो किस चरण में गायब हो जाते हैं, तो प्रोफेज, किसमें, प्रोफेज जो चरण है इसमें क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है, तो किस चरण में, मेटाफेज में, किसमें, मेटाफेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर क्या कहा है कि समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, तो किस चरण में, एनाफेज या एन फेज में क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग पुनः प्रकट हो जाते हैं, तो किस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं, तो टेलोफेज में, किसमें, टेलोफेज में, जो अंतिम अवस्था है उसमें क्या हो जाते हैं, कोश केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग पुनः क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके बाद गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। दोस्तों गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, किसके बाद, अर्धसूत्री विभाजन 1 के बाद। अर्धसूत्री विभाजन 1 जो होता है उसमें गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी विभाजित नहीं होती है। दोस्तों इसमें से कौन सी कोशिका है जो कभी भी विभाजित नहीं होती है, कौन सी कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका का विभाजन कभी भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके पास अपना राइबोसोम और डीएनए है। निम्न से कौन सा कोशिकांग है जिसके पास खुद का राइबोसोम और डीएनए है, तो कौन सा है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसके पास भी राइबोसोम और खुद का डीएनए है, और लवक के पास भी है, तो ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन सा है, दोस्तों कौन सा है, तो दोहरी झिल्ली युक्त जो कोशिकांग है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झिल्ली रहित कोशिकांग है। झिल्ली रहित कोशिकांग, दोस्तों रहित पूछा है, झिल्ली रहित कोशिकांग है, तो कौन सा है, झिल्ली रहित कोशिकांग कौन सा है, तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें झिल्ली होती है, लवक इसमें भी, कोशिका इसमें भी, राइबोसोम क्या होगा, राइबोसोम, ये इसमें झिल्ली को नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। दोस्तों किसमें सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है अनुपस्थित होते हैं, क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो दोस्तों किसमें होते हैं, जीवाणु इसमें भी अनुपस्थित होते हैं, नीलहरी शैवाल इसमें भी अनुपस्थित होते हैं, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा
प्लाज्मा इसमें भी अनुपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कोशिका के संदिग्ध में सही कथन चुने। दोस्तों इसमें से कौन सा कथन जो है सही है? तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका की होती है, ये तो सही है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? शुक्राणु की होती है, ये भी एक तरफ से देखा जाए तो सही है। सबसे बड़ी कोशिका मादा अंडा की होती है। तो इसमें से सही कथन चुनना है, तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो ऑप्शन डी, ये इनमें से सभी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका है, निम्न से सबसे बड़ी कोशिका है, किसकी कोशिका सबसे बड़ी है? तो इसमें शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है इसकी सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका किसकी है? तो दोस्तों सबसे छोटी कोशिका किसकी है? तो माइकोप्लाज्मा, किसकी? माइकोप्लाज्मा की जो है सबसे छोटी कोशिका है। दोस्तों अगर मनुष्य में पूछे, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका किसकी है? तो शुक्राणु की होती है, ठीक। लेकिन यहाँ मनुष्य नहीं कहा है, ठीक। यहाँ सबसे छोटी कोशिका पूछा है, तो इसका हो जाएगा माइकोप्लाज्मा का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी तक हो सकती है? एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई जो है कितनी तक हो सकती है? तो कितने? 1 मीटर तक हो सकती है। कितना? 1 मीटर तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है? ठीक, निम्न में से किस सदी को कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है? तो किसे? 19वीं सदी को, 19वीं सदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवक की खोज किसने की? लवक की खोज किसने की? तो दोस्तों बताइए लवक की खोज किसने की? तो लवक की खोज जो है ये आपका किसके द्वारा किया गया? हिकल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? हिकल के द्वारा लवक की खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक में केंद्रिका की खोज किसने की? जो केंद्रक है उसके अंदर केंद्रिका की खोज किसने किया? तो कौन किया? फोंटाना। किसके द्वारा? फोंटाना के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 78 होती है। कितनी? 78 होती है। आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 48 होती है। कितनी? 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, तो किसे कहा जाता है? अरुण कुमार को। किसे? अरुण कुमार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? दोस्तों नाभिक में तो डीएनए पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा और कौन सा कोशिकांग है जिसमें डीएनए पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो कौन बदलती है? सौर ऊर्जा को एटीपी में कौन बदलता है? तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट। कौन? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ दोस्तों सही पूछा है। तो पहला है, प्रायस लघुत्तम स्वजीवी कोशिका है। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है, भी सही है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। दोस्तों ये आपका सही पूछा है, तो आपका ये सही है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, ये आपका सही है। ये प्रायस लघु स्वजीवी कोशिका ये गलत है। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है, ये भी
गलत है। रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है, भी गलत है। तो कौन सी ऑप्शन सही है? विषाणु सम एकल तंतु RNA अणु से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं तो कितने होते हैं? 46 जोड़े होते हैं। 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46 होते हैं। कितने जोड़े हो जाएंगे? तो 23 जोड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या होती है। दोस्तों यहाँ देख लीजिए, जोड़ों पूछा है, जोड़ों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो दोस्तों क्या कारण है? उत्परिवर्तन। क्या है? उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? किसमें नहीं होते हैं? छिपकली में नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका तंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? जो पादप कोशिका है ये तंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो दोस्तों किस प्रकार भिन्न है? तो कोशिका भित्ति के, कोशिका भित्ति जो है ये पादप कोशिका में पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? दोस्तों जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? अनुपस्थित पूछा है। तो दोस्तों अनुपस्थित जो है सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। दोस्तों यही क्या है? अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लेकिन सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? तो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? तो दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली जो होती है ये प्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से भी बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिलकर बनी होती है। तो ऑप्शन डी दोनों, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में किनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो किसकी है? लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, अंतःपृष्ठीय जालिका और राइबोसोम, गाल्गी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो किसकी भूमिका सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन बी अंतःद्रव्यी जालिका और राइबोसोम की भूमिका क्या है? सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो किसमें? तिल्ली में। किसमें? तिल्ली में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ कथन दिया है, उस पर विचार करना है। पहला है,
बीजपूर्ति अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। स्तंभ कोशिकाएं बीजपूर्तियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है। अगला, स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अंतकाल तक स्वयं ही पात्र सजीवित हो सकती है। अगला है, भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। तो दोस्तों निम्न में से कौन से कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही पूछ रहा है? तो दोस्तों कौन सा कथन सही है, तो आइए देखते हैं, एक बार और देखते हैं इसमें कौन कौन सा दिया है। पहला दिया है, बीजपूर्ति अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। दूसरा, स्तंभ कोशिकाएं बीजपूर्तियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है। और अगला दिया, स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अंतकाल तक स्वयं ही पात्र जीवित हो सकती है। और अगला है, भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतक में विकसित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें जो है, इसमें आपका स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अंतकाल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती है, ये ऑप्शन सही है। और भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिकांग रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों से विकसित किया जा सकता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, 3 और 4 दोनों सही हो सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन किसी में IAS प्री 2002 में पूछा गया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? दोस्तों यहाँ असत्य पूछा है। क्या पूछा है? असत्य पूछा है। तो ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है, ये तो सही है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है, ये भी सही है। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है, ये भी सही है। ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, दोस्तों गलत है, ये केवल भ्रूण में नहीं पाई जाती, ये ऑप्शन गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? दोस्तों प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। तो क्या कहेंगे? एमोप्टोसिस। क्या कहेंगे? एमोप्टोसिस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। दोस्तों कौन सा है जो ATP क्या करता है? उत्पन्न करता है। इस किसमें होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रेब्स चक्र में। किसमें? क्रेब्स चक्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो दोस्तों कौन सी कोशिका है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता है? तो आपका ये शैवाल, क्या हो जाएगा? शैवाल, बैक्टीरिया। यहाँ बैक्टीरिया दिया है, शैवाल दिया है, इसमें आपका क्या हो जाएगा? लाइकेन। इसमें तो एंजाइम पाया जाता है। विषाणु, वायरस, इसमें भी हो सकता है, ठीक। तो वायरस में नहीं होगा। क्या इसमें नहीं होगा? वायरस में नहीं होगा। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है, वायरस। इसमें जो है कोई एंजाइम नहीं होता है, वायरस जिसे विषाणु कहते हैं, इसमें कोई वायरस नहीं पाया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। तो कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज किसने की? दोस्तों डीएनए की खोज किसके द्वारा किया गया? तो जेम्स वाटसन एवं क्रिक के द्वारा डीएनए की खोज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो किसके द्वारा जाता है? जाइलम टिश्यू के द्वारा, जाइलम ऊतक के द्वारा क्या होता है? संवहनी पौधों में पानी जो है ऊपर जाता है। पुरुष जीन संगठन होता है, पुरुष जीन संगठन होता है। तो क्या होता है दोस्तों? पुरुष जीन संगठन क्या होता है? एक्स वाई, और महिला में क्या होता है? एक्स एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? तो हरगोविंद खुराना के द्वारा। किसके द्वारा? हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तना काट आम तौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? जो तना काट है आम तौर पर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना के लिए। गन्ना, इसको क्या होता है? गन्ना को काट कर क्या करते हैं? उसका प्रवर्धन मतलब उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल से पाए जाने वाला पदार्थ है। तो कौन सा पदार्थ है जो 80% से अधिक सेल्स मतलब कोशिका से पाए जाने वाला पदार्थ है? तो कौन सा पदार्थ है? ऑप्शन डी क्या है? जल। जल जो है 80% से अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। तो काम में लाया जाता है। कौन सा तकनीकी है जिसे जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है? तो कौन सा है? इसमें आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हो जाएगा। क्या आ जाएगा? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवन की आधारभूत इकाई है? तो जीवन की आधारभूत इकाई कौन सी है? तो आपका ऑप्शन ए कोशिका। कौन सा? कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु एवं पादपों में नई कोशिका का निर्माण होता है। दोस्तों पूछा है जंतु एवं पादपों में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो किससे नई कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो जीवाणु के किण्वन से। क्या ये सही होगा? नहीं, जीवाणु के किण्वन से नहीं होगा। ये अजैविक पदार्थ है, ये भी पुरानी कोशिकाओं के पुनरुत्थापन, इससे भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? पूर्व स्थिति कोशिकाओं के विभाजन से ये हो सकता है। पूर्व स्थिति कोशिकाओं के विभाजन से, जब विभाजन होता है तभी नई कोशिका का क्या होता है? निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। तो किसमें मिलते हैं? तो ये आपका केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं, केवल यूकैरियोटिक कोशिका में नहीं, दोनों कोशिकाओं में। ये सही है, ठीक, दोनों कोशिका मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को किस लवक द्वारा संचित किया जाता है? तो किस लवक के द्वारा संचित किया जाता है? तो हरित लवक के द्वारा संचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? मानव शरीर के किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो किसमें होता है दोस्तों? तो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है ये राइबोसोम में होता है। किसमें? राइबोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जैव कोशिका में निम्न में से अनुपस्थित होता है। तो दोस्तों कौन सा जो है जैव कोशिका में अनुपस्थित होता है, तो इसकी कौन अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति। हाँ दोस्तों, यही सेलुलोज की कोशिका भित्ति जो है जैव कोशिका में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ये किस में पाया जाता है? तो पादपों में पाया जाता है, ठीक, पेड़ पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है, तो किस में बंधी होती है? तो किससे बंधी होती है? डीएनए की श्रृंखलाएं जो होती है ये नाइट्रोजन बंध से बंधी होती है। किससे? नाइट्रोजन बंध से बंधी होती है। नाइट्रोजन बंध होगा दोस्तों? नहीं, नाइट्रोजन बंध नहीं, ये हाइड्रोजन बंध होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन डी, हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए बहुलक है। डीएनए बहुलक है दोस्तों, डीएनए किसका बहुलक है? तो बताइए दोस्तों, डीएनए जो है किसका बहुलक है? तो डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। किसका? न्यूक्लियो